नमस्कार, मैं विलास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका प्लस प्रमेश इलिप पर। और आप देख रहे हैं आजादी के बाद का भारत, और इसी में आज हम देखेंगे इसका चौथा अध्याय। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। किसी भी देश की विदेश नीति इतिहास से गहरा संबंध रखती है। भारत की विदेश नीति भी इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रखती है। ऐतिहासिक विरासत के रूप में भारत की विदेश नीति आज उन अनेक तथ्यों को समेटे हुए है जो कभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे थे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व विश्व शांति का विचार हजारों वर्ष पूर्व पुराने उस चिंतन का परिणाम है जिसे महात्मा बुद्ध व महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने प्रस्तुत किया था। इसी तरह भारत की विदेश नीति में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व रंगभेद की नीति का विरोध, महान राष्ट्रीय आंदोलन की उपज, भारत के अधिकतर देशों के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध, जनसंख्या की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला भी देश माना जाता है और इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्राचीन काल में भी भारत के समस्त विश्व से व्यापारिक, सांस्कृतिक व धार्मिक संबंध रहे। समय के साथ साथ भारत के कई भागों में कई अलग अलग राजा रहे। भारत का स्वरूप भी बदलता रहा, किंतु सामरिक संबंधों की बात की जाए तो भारत की विशेषता यह है कि वह कभी भी आक्रामक नहीं रहा। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और वैश्विक मंचों पर सदा सक्रिय रहा। 1990 के बाद आर्थिक तौर पर भी भारत ने विश्व को प्रभावित किया है। सामरिक तौर पर भारत ने अपनी शक्ति को बनाए रखा और विश्व शांति में यथासंभव योगदान करता रहा। पाकिस्तान व चीन के साथ भारत से संबंध कुछ तनावपूर्ण आवश्यक है, किंतु रूस के साथ सामरिक संबंधों के अलावा भारत का इजराइल और फ्रांस के साथ विस्तृत रक्षा संबंध भी है। इसी कड़ी में आज हम देखते हैं आजादी के बाद के भारत के विदेश संबंध, अध्याय 4। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय विदेश नीति का परिचय। भारत की स्वतंत्रता के समय वैश्विक स्तर पर विभिन्न समस्याएं विद्यमान थी। इसके कुछ समय पूर्व ही संपूर्ण विश्व ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका भी झेला था। शांति के वैश्विक प्रयासों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की गई। उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे बहुत से देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संप्रभु सदस्य के रूप में अपने स्थान की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही भारत के समक्ष ब्रिटिश शासन की विरासत के रूप में बहुत सी गंभीर चुनौतियां भी उपस्थित थी। ऐसे में स्वतंत्रता के पश्चात के प्रारंभिक वर्षों में भारत की विदेश नीति को भारत के आकार और संस्कृति के अनुरूप एक स्वतंत्र स्थान तथा आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता ने निर्देशित किया था। 1947 के बाद की राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि भारत के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति को अनुसरण करने का प्रयास रहा। पंडित नेहरू ने एक राष्ट्रीय एजेंडा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ ही विदेश मंत्री का भी दायित्व निभाया तथा 1947 से 1964 तक भारत की विदेश नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नेहरू ने विदेश नीति को भारत की स्वतंत्रता की रक्षा करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने तथा इसके राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के उपकरण के रूप में प्रयोग किया, ताकि वैश्विक शांति की स्थापना एवं उपनिवेशवाद विरोधी प्रयासों के साथ ही लोगों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास तथा गर्व की भावना का विकास भी किया जा सके। तब भारत ने अपने विदेशी संबंधों को अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति की स्थापना के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित करने का निर्णय लिया। नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे, जिसमें था पहला, वर्षों के श्रम से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता का संरक्षण करना, तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। आइए इसी में जानते हैं कूटनिरपेक्षता नीति को। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत तथा अन्य राष्ट्रों के एक स्वतंत्र तथा समान मत के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए
पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्षता के विचार को आकार प्रदान किया, क्योंकि वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो गुटों में विभाजित विश्व और दोनों गुटों के कटुतापूर्ण संबंधों में गुटनिरपेक्षता के त्वरित उद्भव हेतु अनुकूल परिस्थितियां निर्मित की। नेहरू ने तर्क दिया कि एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को महाशक्तियों के सैन्य गुटों में शामिल होने से कोई लाभ नहीं होगा। इस विचार ने कालांतर में गुटनिरपेक्षता आंदोलन NAM का रूप लिया। गुटनिरपेक्षता की नीति ने आखिर काम कैसे किया, आइए जानते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता शत्रुता के बजाय शांति के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अतः भारत, मिस्र तथा इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों ने बगदाद पैक्ट, महिला संधि, सेटो तथा सेनेटो जैसे सैन्य समझौतों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। भारत ने शीत युद्ध के तनाव को कम करने तथा संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में मानव संसाधन का योगदान करने के माध्यम से गुटनिरपेक्ष नीति की वकालत की, ताकि शांतिपूर्ण विश्व के स्वप्न को साकार किया जा सके। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण विश्व के बहुत से देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्राप्त हुआ तथा उनकी बात सुनी गई। एक देश एक मत की प्रणाली से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के समूह ने पश्चिमी गुट के प्रभुत्व को प्रति संतुलित किया। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। भारत के विशाल आकार, अव्यवस्थित और शक्ति की संभाव्यता के कारण नेहरू ने वैश्विक मामलों में, विशेष रूप से एशियाई मामलों पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की, क्योंकि 1940 तथा 50 के दशक में नेहरू एशियाई एकता के कठोर समर्थक थे। अतः उनके नेतृत्व में भारत ने मार्च 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तत्पश्चात भारत ने 1949 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर उपनिवेशिक डच शासन के विरुद्ध इंडोनेशिया के स्वाधीनता संघर्ष को समर्थन प्रदान किया। भारत उपनिवेशीकरण प्रक्रिया तथा नस्लवाद के विरोध, मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी संघर्ष का प्रमुख समर्थक था। बांडुंग एफ्रो एशियन सम्मेलन 1955 9 स्वतंत्र एशियाई अफ्रीका देशों के साथ भारत की सहभागिता का उच्चतम स्तर था। इसी सम्मेलन ने बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पथ प्रशस्त किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। नेहरू ने कहा कि गुटनिरपेक्षता का आशय प्रत्येक मामले के गुण और दोषों की विवेचना, सही और गलत को समझने और फिर जो सत्य है उसके पक्ष में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता ने भारत को किसी एक गुट से न बांधकर इसे दोनों पक्षों में सम्मिलित राष्ट्रों के साथ आर्थिक संबंधों का विकास करने में सक्षम बनाया। इससे भारत अपनी आवश्यकता के अनुरूप पश्चिमी राष्ट्रों से पूंजी, तकनीकी मशीनें तथा खाद्य की आपूर्ति में समर्थ हुआ। वहीं दूसरी ओर इसने सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योगों के निर्माण हेतु 1954 के बाद से ऐसे समय सोवियत संघ के रूप में एक विश्वास पात्र सहयोगी प्राप्त किया, जब अमेरिका भारत का सहयोग करने को इच्छुक ही नहीं था। अब जानेंगे पड़ोसियों के साथ संबंध एक दृष्टि में। भारत के लिए अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत और नेपाल के मध्य 1950 में हस्ताक्षरित मैत्री और शांति संधि इस क्रम में महत्वपूर्ण है। इसने नेपाल की संप्रभुता सुनिश्चित करते हुए इसे भारत के रास्ते से वाणिज्यिक पारागमन की सुविधा प्रदान की तथा दोनों ही देशों की एक दूसरे की सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रदान किया। इसी प्रकार बर्मा, वर्तमान में म्यांमार में जाकर बसे भारतीयों की समस्या का भी शांतिपूर्ण निराकरण किया गया। श्रीलंका के साथ तमिल निवासियों के मुद्दों को लेकर कुछ तनाव विद्यमान था, किंतु इसने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान तथा कालांतर में चीन के साथ संबंधों में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसमें मुख्य पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध थे। आइए जानते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विभाजन के कटु अनुभवों के कारण तनावपूर्ण संबंध थे, जो कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके थे। पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर कबायली हमले का समर्थन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप होने वाले संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया।
इस स्थिति में भारत ने अपनी लाभदायक स्थिति के बावजूद युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को स्वीकार कर लिया और कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए सहमति व्यक्त की। इस जनमत संग्रह के लिए 2 शर्तें रखी गई थी, जिसमें पहली थी पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर से अपनी सेना को पीछे हटाया जाए और पूरे राज्य में श्रीनगर प्रशासन के प्राधिकार को बहाल किया जाए। किंतु उपर्युक्त प्रथम शर्त कभी पूरी नहीं की गई और वहां कोई जनमत संग्रह नहीं करवाया जा सका। इसी बीच जम्मू कश्मीर ने भारत के पहले आम चुनाव में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप जनमत संग्रह का मुद्दा अप्रासंगिक हो गया। हालांकि इसके बाद से ही कश्मीर द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए विवादित मुद्दा बना रहा। इस मुद्दे का उपयोग भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में घेरने के लिए भी किया गया, क्योंकि पाकिस्तान सेटो तथा सीनेटो की सदस्यता ग्रहण कर अमेरिका समर्थित पश्चिमी गुट का अभिन्न अंग बन चुका था। हालांकि कश्मीर संघर्ष ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों के मध्य सहयोग को अवरोधित नहीं किया। जहां एक और दोनों देशों ने अपहृत महिलाओं को उनके परिवारों को वापस लौटाने हेतु साथ मिलकर काम किया, वहीं दूसरी ओर विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि भी संपन्न हुई। 1960 में पंडित नेहरू तथा जनरल अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए तथा दोनों देशों के मध्य नदी जल वितरण का दीर्घकाल मुद्दा सुलझा लिया गया। आइए एक नजर डालते हैं इसी में 1965 के युद्ध पर। 1965 का युद्ध 1947 में भारतीय सेना से मिली हार के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर पर आधिपत्य जमाना चाहता था। इसी क्रम में अप्रैल 1965 में गुजरात की कच्छ के रण में पाकिस्तान द्वारा सशस्त्र घुसपैठ की गई। इसके उपरांत इसने 1965 के अगस्त एवं सितंबर में ऑपरेशन जिब्राल्टर के रूप में जम्मू कश्मीर में बड़ा आक्रमण किया। पाकिस्तान का विचार था कि उसे स्थानीय लोगों द्वारा समर्थन प्राप्त होगा, किंतु यह योजना लोगों को प्रभावित नहीं कर सकी और असफल हो गई। इसी दौरान कश्मीर मोर्चे पर दबाव कम करने के लिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय टुकड़ियों को पंजाब सीमा पर जवाबी आक्रमण करने का निर्देश दिया। इस युद्ध में भी भारत की विजय हुई तथा संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के उपरांत संघर्ष विराम किया गया। इसी में देखते हैं 1971 के युद्ध पर एक नजर। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के उपरांत वहां के आंतरिक संघर्ष ने हिंसक रूप धारण कर लिया। इस चुनाव में जहां पश्चिमी पाकिस्तान में सत्तारूढ़ जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी ने विजय प्राप्त की, वहीं पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने अधिकांश सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की। किंतु शक्तिशाली पश्चिमी पाकिस्तान ने धड़े लोकतांत्रिक परिणाम को दरकिनार करते हुए लीग की परिसंघ की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और क्रूर उत्पीड़न के माध्यम से लोगों की आवाजों को दबाने का भी प्रयास किया गया। तब इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति का संघर्ष प्रारंभ किया। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के भारी प्रवाह के कारण भारत ने काफी विचार विमर्श के पश्चात जन आंदोलन को भौतिक एवं नैतिक समर्थन प्रदान किया। इसे पश्चिमी पाकिस्तान ने पाकिस्तान को तोड़ने के भारतीय षड्यंत्र के रूप में देखा। जन आंदोलन के दमन के लिए पश्चिमी पाकिस्तान को अमेरिका तथा चीन का समर्थन प्राप्त था। ऐसे में अमेरिका तथा चीन समर्थित पाकिस्तानी आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षों की शांति एवं मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। हालांकि विभिन्न राजनयिक प्रयासों के बावजूद कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ तथा दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों मोर्चों पर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने वहां के स्थानीय लोगों के समूह, जिसे मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना जाता था, उसके सहयोग से केवल 10 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण हेतु बाध्य कर दिया था। तत्पश्चात एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ तथा भारत ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। कुछ समय पश्चात इंदिरा गांधी तथा जुल्फिकार भुट्टो के मध्य शिमला में समझौता हुआ तथा दोनों देशों के मध्य पुनः शांति स्थापित हुई। आइए इसी कड़ी में जानते हैं संक्षेप में कारगिल युद्ध को। 1971 के युद्ध में मिली हार के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और भारत में विनाश तथा आतंक के प्रसार हेतु अपने गुप्त एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों को भेजने युद्ध की प्रॉक्सी रणनीति अपनाई। 1999 में तथाकथित मुजाहिदीनों ने नियंत्रण रेखा पार कर
मशकोह, द्रास, कलसर, बटालिक आदि इलाकों में कुछ भारतीय क्षेत्र में कब्जा कर लिया। इन गतिविधियों में पाकिस्तान के हाथ होने का पता लगने पर भारतीय सैन्य दलों ने इस प्रॉक्सी युद्ध का त्वरित उत्तर दिया, जिसे कारगिल संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष ने समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इन दोनों ही देशों ने 1998 में परमाणु क्षमता अर्जित कर ली थी और दोनों में से किसी के भी द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता था। हालांकि भारतीय सैन्य दल ने पारंपरिक युद्धक रणनीतियों के प्रयोग तथा वायुसेना की सहायता से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया था। कारगिल संघर्ष को लेकर एक बड़ा विवाद यह भी देखने को मिला कि तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इस कदम की जानकारी ही नहीं थी तथा कालांतर में तत्कालीन सैन्य प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति का पद धारण किया था। इसी में नजर डालते हैं चीन के साथ संबंध में। भारत ने प्रारंभ से ही चीन के साथ मित्रता की नीति अपनाई। भारत ने 1 जनवरी 1950 को नए जनवादी गणराज्य चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी तथा ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र बना। इसके साथ ही नेहरू ने चीन के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता को भी समर्थन प्रदान किया। जिस समय नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए, उसी समय भारत ने तिब्बत के विवादित क्षेत्र में चीनी दावे को मान्यता प्रदान की तथा तिब्बत पर 1954 में किए गए चीनी नियंत्रण को स्वीकार कर लिया। एक नजर डालते हैं चीन और भारत का युद्ध 1962 का। 1962 में चीनी सेना द्वारा थांगला रिज पर आक्रमण करने तथा वहां से भारतीय सैन्य टुकड़ियों को पीछे हटाने को बाध्य करने के परिणाम स्वरूप भारत और चीन के मध्य संबंधों में खटास आ गई। चीन का यह कदम एक आगामी बड़े आक्रमण की प्रारंभिक चिंगारी थी। अक्टूबर 1962 में चीनी सेना ने भारत पर जोरदार हमला किया तथा वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सेक्टर में भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। तब भारतीय सेना के कमांडर बिना प्रतिरोध के पीछे हट गए तथा चीनी सेनाओं को भारत पर आक्रमण का खुला मार्ग मिल गया। उधर पश्चिमी सेक्टर में चीनी सेनाओं ने गलवान घाटी पर 13 चौकियों पर कब्जा कर लिया तथा चुशुल हवाई पट्टी के समक्ष संकट उत्पन्न हो गए। चीन के इस कदम से भारत में भय की लहर दौड़ गई तथा बाद में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता प्रदान करने का प्रयास किया, किंतु तब तक चीनी सेना ने स्वयं ही एक तरफा सैन्य वापसी की घोषणा कर दी थी। हालांकि इस युद्ध के उपरांत वर्षों तक दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण बने रहे। 1962 के युद्ध के प्रभाव आर्थिक विकास एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों को रक्षा के उद्देश्य में लगा दिया गया था और भारत को अत्यंत कष्टप्रद स्थितियों का सामना करना पड़ा। अगस्त 1963 में नेहरू को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 1962 के युद्ध ने राष्ट्रीय अपमान की भावना का संचार किया तथा देश के भीतर तथा बाहर भारत की छवि धूमिल हो गई। चीन के इरादों को न समझ पाने तथा सैन्य तैयारियों में कमी के कारण नेहरू की कटु आलोचना की गई। 1976 तक दोनों देशों के मध्य संबंध निष्क्रिय रहे। 1976 में सामान्य संबंध पुनः बहाल हुए तथा इसके बाद 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की। इसी कड़ी में हम देखते हैं भारत की परमाणु नीति को। पंडित नेहरू का सदैव यह मानना था कि आधुनिक भारत के द्रुत गति से निर्माण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनकी औद्योगिकरण योजनाओं में एक महत्वपूर्ण हिस्सा परमाणु कार्यक्रम का भी था, जिसे 1940 के दशक के उत्तरार्ध में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जून 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई तथा इनके अंतर्गत सर्वप्रथम अगस्त 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तत्पश्चात 3 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति के आदेशानुसार प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष निर्देशन में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। इसके बाद 1 मार्च 1958 के एक सरकारी संकल्प के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की स्थापना की गई। भारत परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहता था। नेहरू हमेशा से परमाणु शस्त्रों के विरोधी थे, अतः उन्होंने सभी महाशक्तियों से पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की अपील की। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए परमाणु तकनीक के विकास को भी खारिज नहीं किया। 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में
भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण विस्फोटक कहा तथा अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि भारत केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करने को प्रतिबद्ध है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा चीन, जिन्होंने परमाणु शस्त्रों के निर्माण की क्षमता विकसित कर ली थी। 1968 में शेष विश्व पर परमाणु अप्रसार संधि NPT लागू करने का प्रयास किया गया। भारत ने इस तरह के कदम को भेदभावपूर्ण माना और इसका पालन करने से इनकार कर दिया। भारत का सदैव यह विचार रहा कि NPT जैसी संधि का केवल गैर परमाणु शक्तियों पर लागू किया जाना 5 परमाणु संपन्न राष्ट्रों के एकाधिकार को वैधता प्रदान करेगा। 1998 में भारत ने पुनः परमाणु परीक्षण किया, जिसमें सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इसके कुछ समय पश्चात ही पाकिस्तान ने भी इसी तरह का परीक्षण किया। भारत और पाकिस्तान के इन कदमों से अप्रसन्न होकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कठोर प्रतिबंध आरोपित कर दिए। हालांकि बाद में जब भारत ने परमाणु हथियारों प्रथम के प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का विचार रखा तथा परमाणु मुक्त विश्व के स्वप्न हेतु वैश्विक स्तर पर सत्यापन योग्य और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और तब इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। तो यह था भारत का विदेश संबंध। इसी के साथ यह भारत की आजादी के बाद का चौथा अध्याय समाप्त होता है। इसके अगले अध्याय में हम जानेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष संकट। तो बने रहिए हमारे साथ और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो हमसे देखना चाहते हैं। वीडियो लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।